नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। बात यहां पर सोने चांदी के साथ करेंगे, जहां पर हमने निखार फिर से लौटते हुए देखा है और डॉलर इंडेक्स में जिस तरह की गिरावट है उसका सीधा फायदा यहां पर सोने चांदी में है। साथ ही बाजार को अब ये लगता है कि जो यूएस की फेड रेट हाइक है, जो कि मीटिंग 22 मार्च को है, शायद 25 बेसिस पॉइंट का ही रेट हाइक देखने को मिले। जिस तरह का बैंकिंग कंसर्न सिनेरियो वहां पर उभरता हुआ नजर आया है, तो क्लियरली सोना चांदी एज अ सेफ हेवन हमने यहां पर खरीदारी के तौर पर लौटते हुए देखे हैं। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, क्योंकि पिछले हफ्ते तो यहां पर 4% की गिरावट थी, लेकिन आज यहां पर तेजी के साथ शुरुआत हुई है। डॉलर की गिरावट का तो असर है ही, साथ ही साथ यूएस का जो रिग काउंट है वो जून के सबसे लोएस्ट पे चला गया है, उसका भी फायदा यहां पर कच्चे तेल को मिलता हुआ। साथ ही बात करेंगे खाने के तेलों की। यहां पर स्पेशली पाम के दामों में जिस तरह की गिरावट देखने को मिली है, उसका कितना असर इंडिया को पड़ सकता है, जो कि मेजर इंपोर्टर है, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़े हैं निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह, एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी, कामाख्या ज्यूल्स के एमडी मनोज झा को भी जोड़ेंगे, और साथ ही एशिया फार्म ऑयल अलायंस के चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी से भी करेंगे बात। लेकिन शुरुआत यहां पर सोने चांदी के साथ कर लेते हैं, जहां पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। कुणाल, कैसे देखते हैं करंट लेवल्स, क्योंकि 1810 का लो बनाने के बाद ऑलमोस्ट 1890 के लेवल स्क्रीन पर। जी हाँ, ऑलमोस्ट हमने नीचे से देखेंगे तो $90 की रैली देख ली है और अभी भी ट्रेंड तेजी का ही रहने वाला है। अभी का जो एनवायरनमेंट है ग्लोबली, आप ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एक ही एसेट क्लास है जिसमें आप श्योर कह सकते हो कि तेजी होने वाली है, दैट इज गोल्ड। क्योंकि आज यूएस में समथिंग और दी अदर थिंग, जो कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला था हायर इंटरेस्ट रेट के कारण। सो ऑलरेडी हमने ये जो बैंक में प्रॉब्लम आती हुई देखी एसवीबी बैंक में। सो दिस इज जस्ट अ स्टार्ट, बिकॉज अगर आप इतनी स्टीपली इंटरेस्ट रेट को हाइक करते हो 0 से 5% तक, और उसके बाद कुछ ना कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सो अभी जो बातें हो रही है वो रेट हाइक स्टॉप हो जाएगा, ऐसी बातें होने लगी है। बट मेरा मानना ऐसा है, अगर रेट हाइक पॉज भी नहीं होता है तो भी गोल्ड में तेजी होने वाली है, बिकॉज द मोमेंट the longer these interest rate hike are going to stay, some of the other thing will keep coming। या हाउसिंग डेटा खराब हो जाएगा, या यूएस की इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी, तो इवेंचुअली गोल्ड में ध्यान तेजी का ही है। मुझे 5-10 डॉलर का करेक्शन आता है, फिर से आप गोल्ड में लॉन्ग पोजीशन लीजिए। $1900 ब्रेक होगा कन्विंसिंगली ये हफ्ते में। आई डोंट नो, टुडे वी हैव अ बाइडेन मिस्टर यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर बाइडेन स्पीच, उसमें वो क्या कहते हैं एसवीबी बैंक के लिए या ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर के लिए। तो फिर उसके बाद थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है, बट ट्रेंड गोल्ड का तेजी का ही है। और $1900 साइकोलॉजिकल हर्डल है, वो एक बार ब्रेक होता है 1925-1930 के लेवल्स आपको इजीली गोल्ड में ट्रेड करते हुए देखने मिलेंगे। वहां पे एक बार प्रॉफिट शॉर्ट टर्म में लेना चाहिए, बट ओवरऑल गोल्ड में ध्यान तेजी का ही है। We hear you। यानी कि तेजी के साथ ही यहाँ पर सोने चांदी में काम हो सकता है, और सोने में अच्छी खासी करेक्शन भी हमने आते हुए देखी है। और अगर आपने नहीं खरीदा था और अगर ये अपॉर्चुनिटी आपने यूज करी है, तो क्लियरली ऑलरेडी आप यहाँ पर अच्छे खासे मुनाफे पे बैठे हैं। मनोज जी, क्लियरली जिस तरह के मूव्स देखने को मिले हैं, और जैसे कुणाल ने कहा कि अगर रेट्स बढ़ते रहे जो बाजार को लगता है, तो हम एक एक करके बाकी सेक्टर्स में भी इस तरह का दबाव आता हुआ देखेंगे। बैंकिंग आ गया, हाउसिंग की चिंताएं अब यहाँ पर काफी सारी दूसरी कंट्रीज में ऑलरेडी देखने को मिली है। आप कैसे देखते हैं करंट डेटा, एक्सपेक्टेशंस, और यहाँ से सोने की रेंज आपके लिहाज से क्या है? नमस्कार मनीषा जी। देखिए, ये तो यूएस फेड ने भी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि सिलिकॉन वैली बैंक जो 16th लार्जेस्ट बैंक है, वो उसका कहीं ना कहीं कोलैप्स होना, क्योंकि इस मंथ के स्टार्टिंग में ही अगर आपने देखा हो तो यूएस कांग्रेस के सामने उन्होंने बोला था कि सभी बैंक स्ट्रांग हैं, ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम सही है, और इस हिसाब से ही वो कॉन्टिन्यूसली आगे भी रेट हाइक की बातें कर रहे थे और सोच रहे थे। लेकिन ये एक दुर्भाग्यवश इस तरह की चीजें आ गई है, और यूएस डेफिनेटली थोड़ा कहीं ना कहीं पूरा मार्केट एक डरे हुए भाव में आ गया है यूएस का, और उसका ये नतीजा है। लेकिन अब किस तरीके से यूएस गवर्नमेंट सामने आती है और फेड की जो मीटिंग है उसमें किस तरह से इस बैंक जैसे सिलिकॉन बैंक वैली का जो कोलैप्स है उसको किस तरह से लेते हैं, कितना किस हद तक सपोर्ट करते हैं, जबकि इनिशियल सपोर्ट के लिए तो उन्होंने पहले ही बोल दिया है। तो कहीं ना कहीं गोल्ड को यहाँ पे एक सपोर्ट मिलेगा, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्च महीने में ही गोल्ड को और भी नीचे जाता हुआ देखेंगे, वो उसके ऊपर कहीं ना कहीं अंकुश अब लगता हुआ नजर आ रहा है।
लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये कल का जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो क्या आ रहा है, और जो अभी बातें आ रही हैं कि जो 50 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज नहीं करेंगे क्योंकि ये इतना फास्ट जो हॉकिश वे था इंक्रीज करने का, जिसके वजह से ये सिस्टम पे बैंकों के ऊपर इस तरह का प्रेशर आया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा एनालाइज नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है गोल्ड में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी अगले एटलीस्ट अगला 3 4 5 दिन, और उसके बाद कहीं ना कहीं गोल्ड थोड़ा स्टेबलाइज होता हुआ नजर आएगा और गोल्ड को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये साइडवेज ही चलेगा। तो मेरा ऐसा सोच है कि ये दो डेटा देखना चाहिए, 22 तारीख का फेड का नेक्स्ट अनाउंसमेंट भी देखना चाहिए, तभी गोल्ड पे नया एक कोई कॉल लेना चाहिए। तब तक गोल्ड से कहीं ना कहीं थोड़ा दूर रहना चाहिए। हाँ, एक बात जरूर है, जो इंस्टीट्यूशनल बाइंग है जो वो रुक जाता अगर $1800 के नीचे चला जाता, जो काफी स्ट्रांग बाइंग हो रही थी 1820 के आसपास, उसको काफी अब वापस सपोर्ट मिलेगा और इंस्टीट्यूशनल बाइंग वर्ल्ड वाइड काफी बढ़ेगी गोल्ड में। तो ओवरऑल गोल्ड में थोड़ी मजबूती तो अभी है, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी भी मैं नहीं देख रहा हूँ कि $1920 $1930 हो जाएगा, लेकिन मैं गोल्ड को भी साइडवेज ही देख रहा हूँ। जहां तक इंडियन मार्केट की बात है तो वो इन्वेस्टर्स अभी बाहर ही थे, और ओवरऑल जो ज्वेलरी की डिमांड है वो बहुत ही कम है, बहुत ही लो स्तर पे है, और ये फ्लक्चुएशन से और भी ज्यादा ज्वेलरी मार्केट को और इन्वेस्टर मार्केट को तकलीफ पहुंचने वाली है। तो कहीं ना कहीं अगर रुपया थोड़ा मजबूत होता है तो इंडियन रुपीज में अगर गोल्ड को कहीं सपोर्ट, थोड़ा सा प्राइस अगर नीचे आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी इंडियन मार्केट में गोल्ड की बाइंग आनी चाहिए। ओके मनोज जी, तो यानी आप ये कह रहे हैं कि एक्चुअल गोल्ड के ट्रेंड को समझने के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच मोड रहना चाहिए। जो इन्फ्लेशन डेटा है या फिर फेड की मीटिंग का आउटकम है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जब आप बोल रहे हैं कि साइडवेज रहेगा, क्योंकि एक तरफ तो हम $1800 के ब्रेक होने की भी एंटिसिपेशन मार्केट में आनी शुरू हो गई थी और अब रिकवरी आते हुए दिखी है, तो इस साइडवेज में अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो क्या रेंज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, जब इस तरह की कोई सिचुएशन आती है ना, तो एक पैनिक सा सिचुएशन है अभी गोल्ड में वहां पे, इसलिए आपने जो ये एकाएक शार्प करेक्शन जो देखा, ये जो प्राइस राइज देखा गोल्ड में, वो एक पैनिक सिचुएशन की वजह से, जितने शॉर्ट सेलिंग थे उन्होंने इमीडिएटली कट किया, प्लस फ्रेश शॉर्ट सेलिंग नहीं आ रही, तो वो एक इमीडिएट सा रिएक्शन था। इस 48 आवर्स 72 आवर्स में पहले गोल्ड को सेटल होते हुए देखिए, और अगर जब ये सेटल हो जाता है और रुपया अगर थोड़ा कहीं, चूंकि डॉलर इंडेक्स भी बहुत नीचे है और रुपया अगर थोड़ा सा मजबूत होता है, तो 55,000 के आसपास अगर आपको गोल्ड दिखती है तो मेरे ख्याल से थोड़ी बाइंग आनी चाहिए इंडियन मार्केट में। ऑल राइट, तो यानी कि चॉपीनेस, अनसर्टेनिटी यहाँ पर काफी ज्यादा है बाजार में। लेकिन चांदी की अगर बात करें तो 1% की बढ़त यहाँ पर भी देखने को मिली है। जतिन, इसे कैसे देखते हैं और 63,000 के लेवल्स के ऊपर के कारोबार पर अब क्या करना चाहिए? अभी फिलहाल जो है वो पिछले हफ्ते की जो शॉर्ट कवरिंग रैलीज कह लीजिए या एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस कह लीजिए, ये जो है वो बिल्टअप जो है वो मुझे लग रहा है पॉजिटिविटी का रुझान जो है और कंटिन्यूड रहेगा। जिस तरह से बुलियंस मार्केट की जो परफॉर्मेंस है वो दोनों ही अंडरलाइंग में अगर देख लें, बुलियंस में गोल्ड और सिल्वर का तो पॉजिटिव का रुझान देखने मिलना चाहिए। सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात है वो डॉलर इंडेक्स जो 105 के ऊपर स्टेबल नहीं हो पा रहा है। व्हाट एवर द रीजन इज, जो एसवीबी बैंक का अपडेट आया है जिसके कारण से डॉलर के अंदर करेक्शन है, आगे चलते हुए और कितनी ऐसी पैनिक्स आती हैं हम कह नहीं सकते। अगर इंटरेस्ट रेट ऐसे ही हाई पिक पर रहेंगे तो उसके कारण जो है बाइंग ऑप्शंस जो है, जो पोजीशन हेज करने के लिए जो रहता है उसके लिए बुलियंस जो है वो सेफ बेट रहेगा। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव ट्रिगर है। सेकेंडली, रुपए का जो गिरावट है वो कंटिन्यूड है। अभी फिलहाल हम बढ़त के साथ जरूर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन ओपनिंग के बाद अगर मैं देखूं तो रुपए के अंदर फिर से एक स्टेबिलिटी है जहां से बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रहा है ओपनिंग के बाद। तो यहाँ पर फिर से थोड़ी बहुत भी गिरावट आनी शुरू हो जाती है रुपए के अंदर, तो फिर से वो डोमेस्टिक प्राइसेस में गोल्ड को सपोर्ट मिलते हुए देखने मिलेगा अपने एमसीएक्स पर। थर्डली एंड इम्पोर्टेंटली अगर हम देखें तो ओवरऑल सेंटिमेंटली जहाँ पर नेगेटिविटी इतनी बनी हुई थी गोल्ड और सिल्वर की मार्केट में, लेकिन गोल्ड ने अच्छे खासे बढ़त जो है तुरंत ही इसका रिएक्शन दिखा दिया है। जहाँ पर सेंटिमेंटली कोई इसके अंदर शॉर्ट रहना नहीं चाहता। इसका मतलब जब भी कुछ थोड़ा सा भी अगर रुझान जो नेगेटिविटी का आ रहा है इकोनॉमी को लेकर के, तो वहाँ पर तुरंत जो है वो बाइंग जो है गोल्ड में आ रही है। जिस तरह से फ्राइडे के दिन हमने अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा देखे थे जो फेवर में नहीं थे, हायर आए हैं अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा, तो तुरंत ही रिएक्शन जो है पॉजिटिव रहा है गोल्ड के अंदर।
तो गोल्ड और सिल्वर दोनों ही पॉजिटिव लग रहे हैं मुझे आगे चलते हुए यहाँ से, स्पेशली लेवल स्पेसिफिकली जिससे आपने पूछा है 62,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव प्ले करना चाहिए इस हफ्ते के लिए। 62,800 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से बाइंग का रुझान जो है बनाकर रखें। हायर साइड पर 64,500 के आसपास के लेवल्स जो है इसी हफ्ते मिलने चाहिए। और जो ब्रॉड ट्रेंड है फिलहाल मुझे लग रहा है तो धीरे धीरे रिवर्स हो रहा है और एक गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिविटी का रुझान यहाँ से देखने मिलना चाहिए। जी मनीषा। क्विकली कुणाल, आपकी क्या स्ट्रैटेजी है सिल्वर पर? गोल्ड और सिल्वर में कोई एकदम क्लियर है ट्रेंड, तेजी का ही ट्रेंड है, कोई रेंज बाउंड नहीं रहने वाला है। ये जो इन्वेस्टर्स इंस्टीट्यूशनल बाइंग की जो बात है, इन्वेस्टर्स आर नॉट बाइंग गोल्ड, सेंट्रल बैंक्स आर बाइंग गोल्ड। सो सेंट्रल बैंक्स आर द मेजर बायर्स ऑफ द गोल्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी फरवरी। आप भी फरवरी का भी डेटा देखिए, तकरीबन 30 से 40 टन का फरवरी। सो सेंट्रल बैंक खुद गोल्ड ले रही है। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? सो ओवरऑल गोल्ड में कोई भी छोटा मोटा डिप आता है कि नहीं आता है, वॉलेटिलिटी आती रहेगी। मुझे नहीं लगता है 55,000 के प्राइस फिर से आने वाला है। ये 56,000 56,100 कोई भी ऊपर नीचे वो भी आएगा कि नहीं, आई डोंट नो। सो ओवरऑल गोल्ड में ध्यान तेजी का ही है। गोल्ड में जब सेंट्रल बैंक हु आर मैनेजिंग, हु आर रिस्पॉन्सिबल, हु आर एनालाइजिंग देयर रिस्क, दे देमसेल्व्स आर बाइंग गोल्ड। हर साल हम देखते थे 300-400 टन, लास्ट साल 1500 टन का बाइंग हुआ है। सो गोल्ड में कोई आने वाले 4 साल तक वॉलेटिलिटी रहेगी, पर कोई मंदी गोल्ड में आने वाली नहीं है। गोल्ड इज गोइंग टू मेक न्यू हाई। ओके, चलिए, तो गोल्ड नए हाईज यहाँ से बनाएगा, 55,000 के लेवल दिखेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी कम लग रही है। तो कुणाल तो काफी बुलिश हैं सोने पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। मनोज जी, शुक्रिया आपका अपने व्यूज देने के लिए गोल्ड पर। अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की, जहां पर हम हफ्ते के पहले दिन काफी अच्छी तेजी देख रहे हैं। $83 के आसपास ब्रेंट का भाव, और जो ट्रिगर्स गोल्ड के लिए काम कर रहे हैं उन्हीं ट्रिगर्स का इम्पैक्ट हम कच्चे तेल पर भी देख रहे हैं। जतिन, क्या व्यू है कच्चे तेल पर? देखिए दीपाली, पिछले 2-2.5 महीने से मेरा व्यू पॉइंट सेम रहा है, जहाँ पर वॉलेटिलिटी का कारोबार कंटिन्यूड है और जो रेंज है बड़ी रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। आप कोई भी पिछले हफ्ते का वीडियो देख लीजिए, मैंने रिकमेंडेशन सेम रही है कि 6600 से 6700 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है क्रूड ऑयल के लिए घरेलू बाजार में, और 6000-6100 स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव जोन रहा है। जब भी प्राइसेस 6100 के आसपास मिलते हैं वहां से बाइंग आ रही है और न्यूज फ्लो भी जो है वो पॉजिटिव आने शुरू हो जाते हैं क्रूड के लिए। और जब भी 6600 के आसपास आते हैं प्राइसेस, वहां से नेगेटिव न्यूज फ्लो जो है आने शुरू हो जाते हैं और क्रूड ऑयल जो है वहां से रिवर्स होना शुरू हो जाता है। अभी फिलहाल हम 6300 के आसपास हैं, 6200 के आसपास के लेवल्स मिलते हैं इस हफ्ते में, कभी भी तभी बाय कीजिए। अभी फिलहाल बाइंग रिकमेंडेशन इस भाव पे नहीं है। प्राइसेस जब तक इस बैंड के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तब तक लोअर बैंड पे बाय कीजिए, हायर बैंड पे सेल कीजिए। इसी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि दोनों तरफ की न्यूज आएंगी। जब भी प्राइसेस हायर तरफ है टुवर्ड्स 80 के आसपास आते हैं WTI में, तभी नेगेटिव न्यूज फ्लो आती है। जब भी 72-73 के आसपास आते हैं तब पॉजिटिव न्यूज फ्लो आती है। तो इसी बैंडविड्थ को प्ले कीजिए, बड़ी ट्रेंड एक्सपेक्ट ना कीजिए, यही मेरी रिकमेंडेशन रहेगी। राइट, ये जी, चलिए, तो ये कच्चे तेल पर बात हुई और फटाफट से बेस मेटल्स पर भी राय ले लेते हैं, जहां पर रिकवरी हम देख रहे हैं पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद। कॉपर 750 के ऊपर है। इसके अलावा बाइंग थोड़ी बहुत लेड में भी देखने को मिल रही है। कुणाल, अब मेटल्स पर क्या स्ट्रैटेजी है? कोई ट्रेड रिकमेंड करेंगे क्या मेटल्स से? जी, आज डॉलर इंडेक्स थोड़ा कमजोर हुआ है, उसके कारण मेटल्स थोड़े ऊपर गए हैं। जैसे मैं गोल्ड सिल्वर में तेजी बोल रहा हूँ, ऐसे मेटल में कोई तेजी नहीं है। मेटल्स हर उछाले पे ऊपर में ऊपरी स्तरों से आपको सेलिंग ही देखने मिलने वाली है। ये जो अपसाइड आप देख रहे हो, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द करेंसी। चाइना का और ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ इज गोइंग टू रिमेन सबड्यूड। सो ऐसे हालत में मेटल में कोई बड़ी तेजी होने की आशंका नहीं है। सो जब डॉलर थोड़ा कमजोर होता है, उसके कारण डॉलर डिनोमिनेटेड असेट की वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है, बिकॉज डॉलर इज गेटिंग वीकर। सो कॉपर जा सकता है 762-765 तक, वो उस तरह से फिर से बेचना चाहिए। आज के दिन के लिए थोड़ा बहुत बाइंग आ सकता है मार्केट में, पुल बैक आपको देखने मिल सकता है अराउंड 762 तक। इंट्राडे के लिहाज से आप बाइंग कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म मेटल्स में कोई लंबी तेजी का रुझान नजर नहीं आ रहा है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर तेजी का कोई व्यू नहीं है। थोड़ी बहुत रिकवरी लेवल से जरूर आ सकती है, लेकिन तेजी मेटल्स में कुणाल नहीं देख रहे हैं। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। शुक्रिया जतिन आपका भी अपनी स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। ब्रेक के उस पर एग्री कमोडिटीज पर फोकस करेंगे, खासतौर से पाम ऑयल पर चर्चा करेंगे। अतुल चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
नमस्कार, बात अब खाने के तेलों की करेंगे, जहां पर मलेशिया में पाम तेल के भाव 4 महीने के लोज पर हैं। इससे देश में कीमतों पर कितना फर्क पड़ेगा, इंपोर्ट्स कैसे रहने की उम्मीद है, इन सब चीज़ के लिए बात करते हैं एशिया पाम ऑयल अलायंस एंड के चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी से। अतुल जी नमस्कार। 4 महीने के हाईस पे भाव कारोबार कर रहे थे और ये शायद पिछले 20 दिन पहले की ही बात है। उसके बाद हमने लगातार गिरावट आते हुए देखी है। मलेशिया में मुनाफा वसूली है, उसका असर इंडियन मार्केट्स में भी पड़ता हुआ नजर आया है। और हमारी तो सरसों की फसल भी अच्छी है, जहां पर भाव ऑलरेडी MSP के नीचे हैं। पाम और सरसों दोनों में ही अब आपकी क्या सेंस है अवेलेबिलिटी और भावों को लेकर? देखिए मनीषा जी, अभी हम लोग मलेशिया से लौट के आ रहे हैं पाम ऑयल कॉन्फ्रेंस अटेंड करके। इस मरतबा मैंने जितना ज्यादा एनालिस्टों को कंफ्यूज्ड देखा उतना मैंने अपनी जिंदगी में कभी तक कंफ्यूज नहीं देखा। कुछ एनालिस्ट तो बोलते थे कि बाजार बहुत तेज होगा, और उन लोगों का जो एस्टिमेट था वो बेसिस एल नीनो था। तो एल नीनो अगर आना भी है तो उसको सेकंड हाफ ऑफ द ईयर ही आएगा, तो वो तो सेकंड हाफ ऑफ द ईयर के हिसाब से बहुत ज्यादा तेजी में थे। पर सम एनालिस्ट जो थे उनका मानना था कि वर्ल्ड इज रीलिंग विद रिसेशन और दुनिया भर में इकोनॉमिक वो सब जगह हैं, तो बाजारों को तेजी आना बहुत मुश्किल है। और मे बी जो आज की तारीख में मलेशियन रिंगिट 4000 के आसपास चल रहा है, इट कैन कम डाउन टू 32। और दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना था कि ये 5000 हो जाएगा। जहां तक मेरा खुद का मानना है जी, मेरे हिसाब से जो अभी फेज है, इस फेज में बाजारों को उठने में बहुत ज्यादा ताकत लगेगी, क्योंकि वो मुश्किल होगा, क्योंकि पाम ऑयल का अवेलेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोया और सन की अवेलेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट जो जितने इंटरनेशनल ऑयल्स हैं वो धीरे धीरे अपना ऊपर का घर छोड़ते चले जा रहे हैं। आज देखिए, जो $1200 का FOB लेवल पे सोया था वो आज 1070 1080 के लेवल पे आ गया है इन डॉलर टर्म्स। सिमिलरली मस्टर्ड की अपनी आवकें भी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग चली रही हैं, तो वो भी अभी MSP के नीचे आ ही गया है। तो मैं समझता हूँ बाजारों को अभी उठने में बहुत ताकत लगेगी। उठता हुआ मुझे बाजार दिखता नहीं है, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स। उसके बाद हाउ एल नीनो विल शेप आउट, उसके बारे में अभी भी कुछ कहना बड़ा मुश्किल होगा। तो बाजार दबे रहने चाहिए। अतुल जी, इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर क्या लाइकली सिचुएशन फिलहाल बन रही है? क्योंकि खबरें तो हैं, रिपोर्ट्स, एंटिसिपेशन तो है कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है। आपका क्या व्यू है इस पर? नहीं, इंपोर्ट ड्यूटी मेरा तो सजेशन, मैंने तो काफी मरतबा बोला भी है, सबसे पहले तो इनको जो पामोलिन के ऊपर ड्यूटी है उसको एटलीस्ट 20% तो मिनिमम करना चाहिए, या उसको रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट में डाल दें। तो अगर ये एक्शन भी गवर्नमेंट करती है तो इससे मतलब लोकल के बाजारों को डेफिनेटली सपोर्ट मिलेगा। और जहां तक और तेलों के ड्यूटीज के ऊपर सवाल है, तो आई थिंक अभी बाजार उतना नीचे तो नहीं हुआ है कि और तेलों पे इनको ड्यूटी लगानी पड़े, बट डेफिनेटली ओलिन पे ड्यूटी लगानी चाहिए, और या उसको रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट में डालना चाहिए। उससे एक जनरल लेवल भी उठेगा और मैसेज भी चला जाएगा कि बाजार बहुत ज्यादा डूबने नहीं देगी गवर्नमेंट। और तीसरा जो सजेशन एक और जो दिया था गवर्नमेंट को कि NAFED का जो भी एजेंसीज हैं उनको अगर MSP पे बाय करना पड़े तो मे बी दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम। तो आई बिलीव कि अभी NAFED ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है प्रोक्योरमेंट हरियाणा में, और शायद NAFED भी 1-2 दिन में चालू कर देगा। तो ये सब चीजें भी थोड़ा बहुत बाजारों को सपोर्ट तो देंगी। ओके, चलिए शुक्रिया अतुल जी अपने व्यूज देने के लिए इस खबर पर। क्विकली कुणाल का व्यू भी ले लेते हैं प्राइसेस पर, पूरे एडिबल ऑयल पैक पर। कुणाल, क्या राय है? मुझे लग रहा है कि एडिबल ऑयल्स मौजूदा स्तर से, जैसे चतुर्वेदी साहब कह रहे हैं, मुझे कोई नियर टर्म में तेजी नजर नहीं आ रही है। आई थिंक जो इकोनॉमिक वूज है वो दे आर फॉर रियल। जो हमने लगातार जो स्टीप इंटरेस्ट रेट हाइक देखी है, उसके बाद ग्लोबल इकोनॉमी आने वाले 1 से 2 महीने में हमको वो स्लो डाउन का इफेक्ट सब चीजों में देखने मिलने वाला है। सो एल नीनो का नॉर्मल मार्केट्स में जब एल नीनो के न्यूज आते हैं तो इमीडिएटली पाम ऑयल और एडिबल ऑयल सबसे पहले बढ़ते हैं। सो ये टाइम बढ़ने की जगह उसके प्राइसेस कम हो रहे हैं। सो आई थिंक
the economic worries are bigger than the El Nino news right now, and that is why markets are not moving up at all. So my view is same. I am expecting prices to remain under pressure, और नियर टर्म में कोई तेजी की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है. ओके चलिए, तो ये राय रही प्राइसेस पर, एडिबल ऑयल्स पर, और अतुल जी ने फिलहाल की सिचुएशन क्या है, प्राइसेस किस डायरेक्शन में जा सकते हैं उस पर अपने कमेंट किए. इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है. मुझे और मनीषा जी को दीजिए इजाजत. ब्रेक के उस पार आप देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस सुमित मेहरोत्रा के साथ. नमस्कार.